मैं उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी जब अम्मी को फालिज हुआ और अबू का इंतकाल हो चुका था। 3 छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मोहल्ले की एक खाला ने बताया कि एक पठान के घर में सफाई का काम है, तनख्वाह भी ठीक है और खाना भी अलग से मिलेगा। मैंने एक लम्हे को भी नहीं सोचा। अगले दिन सुबह सवेरे पुराने जॉगर पहनकर और दुपट्टा किसकर सर पर बांधकर उसके दरवाजे पर जा पहुंची। पहली बार देखा तो वो दराज कद, मोटी मूंछों वाला शख्स सहन में हका पी रहा था। आंखें तीखी थीं और चेहरे पर वो संजीदगी जो इंसान को करीब आने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर करे। मगर मैंने नजरें नहीं चराएं, सीधी जाकर कहा कि मैं काम करने आई हूँ। उसने सिर से पांव तक घूर कर देखा, फिर हंसा और बोला, मोटी लगती है, काम कर लेगी? मैंने चुपचाप सर हिला दिया। वो हंसा और हाथ के इशारे से अंदर आने को कहा। अगले चंद दिन में काम का वक्त तय हुआ। सुबह 8 बजे आती, झाड़ू देती, बर्तन धोती, कपड़े सिखाती और शाम तक फारिग हो जाती। वो कभी कभार मुझे देखकर हंसता और फिर वही जमला दोहराता, आओ मोटी, जरा जल्दी हाथ हलाया कर। मैं कुछ नहीं कहती थी। उसकी बात सुनकर दिल दिखता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि दूसरे काम छोड़कर मुझे आवाज दी कि चाय बना, जूते साफ कर, बाजार से सिगरेट लिया। मुझे कभी नौकर से ज्यादा कोई दर्जा नहीं दिया गया, मगर मैं सहती रही क्योंकि माँ की दवाएं, बच्चों की फीस और घर का आटा सब उसी काम पर चल रहा था। एक दिन वो सहन में अपने किसी दोस्त से बैठा हंसी मजाक कर रहा था। मुझे देखकर बोला, ओ मोटी, चाय तो ठीक से बनानी आती नहीं, काम क्या खाक करेगी। इस बार उसके दोस्त ने भी कहकहा लगाया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने पीठ मोड़ ली। इस दिन के बाद मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं बची थी। बस मजबूरी का रिश्ता था। हर रोज जाती, काम करती, उसके तानों को नजरअंदाज करती और चुपचाप वापस आ जाती। फिर एक दिन मैंने खुद से वादा किया कि अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। उस दिन वो मुझे कमरे की सफाई का कहकर खुद सहन में बैठा रहा। मैंने कालीन झाड़ा, अलमारी साफ की, हर चीज तरतीब दी और बाहर आकर इससे कहा कि आज के बाद मैं काम पर नहीं आऊंगी। इसने सिर उठाकर देखा, हंसा और कहा, क्यों मोटी, बोझ उठाने से थक गई? मैंने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा और चुपचाप दरवाजे की तरफ चल पड़ी। इस दिन मैंने काम छोड़ दिया। इसके बाद कई दिन गुजरे। सुबह के वक्त जब उम्मा की दवा देने बैठती, दिल में एक अजीब सा सुकून होता कि अब वो आवाज नहीं सुननी पड़ेगी, वो नजर नहीं आएगा, वो मोटी कहकर हंसेगा नहीं। लेकिन शाम के वक्त चौल्हा जलाने से पहले जब जीब में पैसे गनती तो सुकून का वो लम्हा फौरन बेचैनी में बदल जाता। दाल की मिकदार कम होती गई, बच्चों को चुप कराने के लिए किस्से ज्यादा सुनाने पड़े। अम्मा की दवा भी अधूरी रह गई। मोहल्ले में किसी और घर में काम नहीं था। सब जानते थे कि मैं पहले ही कई घरों में हाथ मार चुकी हूँ। एक दिन उम्मा ने पूछा, इस पठान के घर अब क्यों नहीं जाती? मैंने कहा, बस दिल नहीं चाहता। अम्मा खामोश हो गईं। वो भी समझ गईं कि कुछ हुआ है। 5वें दिन शाम का वक्त था। बच्चे बाहर गली में खेल रहे थे। उम्मा सो रही थी। मैं अंदर सफाई कर रही थी कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। पहले तो मैं समझी कोई बच्चा शरारत कर रहा है, मगर जब दरवाजा एक ही धनक पर पेटा जाता रहा तो दिल धक से रह गया। दरवाजे के साथ कान लगाकर सुनने लगी। बाहर से आवाज आई, ओ मोटी, दरवाजा खोल, कहाँ गायब हो गई हो? आवाज सुनकर खून खोलने लगा। वही पठान था। पहले दिल किया कि चुपचाप रहूं, मगर जाने क्यों अंदर से गुस्से की एक लहर उठी। मैंने दुपट्टा दरस्त किया, दरवाजा खोला और उसे कॉलर से पकड़कर जोर से अंदर खींच लिया। वो संभल भी न पाया था कि मैंने अंदर से कंडी लगा दी और बाहर सहन में जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। मैंने इतनी जोर से चीखा जैसे मेरे अंदर बरसों से बंद आवाज ने राह पाली हो। मैंने कहा, यही वो मर्द है जो औरतों को मोटी कहकर जलील करता है, उनकी मेहनत को मजाक समझता है, इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी कमाने वाली को ठिठा बनाता है। मेरी आवाज सुनकर पहले 1, फिर 2, फिर पूरी गली की औरतें मेरे घर में जमा हो गईं। किसी के हाथ में झाड़ू था, किसी के पास चप्पल, किसी के पास कैंची। सबने उसे घेर लिया। एक कहने लगी, यही है जो मेरी बच्ची को रास्ते में आवाजें देता था। दूसरी बोली, मेरी बहू को काम से रोका था। किसी ने उसे बालों से पकड़ा, किसी ने लात मारी। मैं सिर्फ खड़ी देखती रही। अंदर का गुस्सा मेरी आंखों से टपक रहा था, मगर मैं खामोश रही। पठान कुछ देर तो चुपचाप मार खाता रहा, फिर जमीन पर बैठ गया, हाथ जोड़े, न कुछ कहा न रोका, बस बैठा रहा। औरतें जब थक गईं तो एक एक करके बाहर निकल गईं। मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई, कंडी खोल दी, मगर वो वहीं बैठा रहा। आंखें नीची, सांस बेतरतीब थी। फिर पहली बार उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो हंसी नहीं थी जो रोज मुझे चबहती थी। इसकी जगह एक सन्नाटा था, जैसे कोई बहुत गहरी चोट लग गई हो। उसने आहिस्ता से कहा, सुन तो लो। मैं कुछ न बोली, बस दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी रही। उसकी अगली बात ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। उसने कहा, मेरे जिस्म में कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है 3 महीने हैं, ज्यादा से ज्यादा। घर में कोई नहीं, बस तन्हाई है, वो भी सारी उम्र की। रोज तुम्हें मोटी कहकर शायद दिल बहलाने की कोशिश करता था, पर ये मजाक था। मेरे होंठ सले रहे, दिल में कुछ टूटा, फिर भी जबान से कुछ न निकला।
میں نے دروازہ کھولا اور باہر چلی گئی. پیچھے وہ چپ چاپ بیٹھا رہا. گھر آ کر میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا. سارا بدن ہل رہا تھا. جو کچھ ہوا وہ الفاظ سے باہر تھا. غصے کا طوفان، چیخیں، عورتوں کی چپلیں، اور پھر وہ لمحہ جب اس نے سر اٹھا کر وہ 3 لفظ بولے، میں کینسر کا مریض ہوں. جیسے سب کچھ لمحے میں رکھ گیا ہو. میں ساری رات جاگتی رہی. کبھی غصہ آتا، کبھی دکھ، کبھی پچھتاوا. دل میں سوال اٹھتے کہ اگر وہ اتنا ہی تنہا تھا تو مذاق کے بجائے سیدھا بات کیوں نہ کرتا. کیا ہر تنہا انسان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو نیچا دکھا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے؟ اور پھر فوراً خیال آتا کہ شاید ہم سب اپنے اپنے طریقوں سے جیتے ہیں، کبھی صحیح کبھی غلط. اگلی صبح ناشتہ بناتے ہوئے ہاتھ بار بار کانپتے رہے. اماں نے چہرہ دیکھا تو پوچھا کیا ہوا، مگر میں نے بات ٹال دی. بہن بھائی اپنے کھیل کود میں لگے رہے، مگر میرا دل بار بار پچھلی رات کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جاتا. 2 دن گزر گئے. نہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، نہ میں نے ادھر کا رخ کیا. دل کہتا تھا بس ختم کر دے، جو ہوا سو ہوا، آگے دیکھ. مگر ضمیر ایک کونے سے سر اٹھاتا اور کہتا، وہ شخص جسے سب نے مارا، جس نے آخری لمحے صرف سچ کہا، وہ اب اکیلا بیٹھا ہوگا. شاید بخار میں ہو، شاید کھانا نہ کھایا ہو، شاید دوبارہ وہ بات کسی سے نہ کہی ہو. تیسرے دن شام کے وقت میں نے سر پر دوپٹا لیا اور گھر سے نکل پڑی. دل میں ایک بھاری بوجھ لیے پٹھان کے دروازے پر جا پہنچی. دستک دی تو دروازہ آہستہ سے کھلا. وہ اندر صحن میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، ہاتھ میں تکیا، جسم بے جان سا، جیسے کئی دنوں سے نہ کچھ کھایا ہو نہ کسی سے بات کی ہو. اس نے میری طرف دیکھا. آنکھوں میں حیرانی تھی. میں آہستہ سے اندر چلی گئی. کچن میں گئی، پانی گرم کیا، چائے بنائی. ایک پلیٹ میں خشک روٹی رکھی اور اس کے پاس جا کر رکھ دی. وہ کچھ نہ بولا، صرف چپ چاپ دیکھتا رہا. میں نے کہا کھا لو. جواب نہیں آیا. تھوڑی دیر بعد وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھا، چائے کا کپ پکڑا اور پہلا گھونٹ لیا. پھر آہستہ سے بولا، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی. میں نے کہا ہاں دی، مگر اب بات ختم. میں نے جھاڑو اٹھایا، صحن صاف کیا، پرانے برتن دھوئے، کپڑے دھوپ میں ڈالے. جب واپس جانے لگی تو دروازے سے نکلتے وقت اس نے آہستہ سے کہا، کل بھی آؤ گی؟ میں رکی، پیچھے مڑ کر دیکھا اور آہستہ سے سر ہلا دیا. اس دن پہلی بار اس نے مجھے موٹی نہیں کہا. اگلے دن جب میں اس کے دروازے پر پہنچی تو وہ پہلے سے جاگا ہوا تھا. صحن صاف تھا، مگر چائے کی پیالی میز پر رکھی ہوئی ٹھنڈی ہو رہی تھی. اس نے مجھے دیکھتے ہی دروازہ کھولا. کچھ نہیں کہا، بس سائیڈ پر ہو گیا. میں اندر داخل ہوئی. وہ چارپائی پر بیٹھا تھا، چادر میں لپٹا ہوا، چہرہ کچھ اور زرد، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور سانس لینے میں خفیف سی دقت ہو رہی تھی. میں نے کچن کا رخ کیا، چائے بنائی اور کچھ بسکٹ پلیٹ میں رکھ کر اس کے پاس رکھ دیے. اس نے شکریہ نہیں کہا، بس آہستہ سے ایک بسکٹ توڑا اور چائے میں ڈبو کر کھانے لگا، جیسے وہ کسی پرانی عادت کو دہرا رہا ہو. کئی دنوں سے خاموشی ہی ہماری زبان بن گئی تھی. میں آتی، کام کرتی، وہ دیکھتا، کبھی کبھار کوئی بات کہتا، اکثر نہیں. کبھی وہ پرانے قصے سناتا، افغانستان کی باتیں، بارڈر کے اس پار کا بچپن، اماں کا بنا ہوا گوشت کا شوربہ، اور کبھی بس ہکا سلگا کر چھت کو گھورتا رہتا. میں نے اس کے جسم کی کمزوری کو محسوس کیا. پہلے جو آواز گرجتی تھی اب مدھم ہو چکی تھی. جو ہاتھ اشارہ کرتا تھا اب کپ کپاتا تھا. ایک دن کپڑے دھوتے ہوئے دیکھا کہ صحن کے کونے میں خون تھوکا گیا تھا. میں چپ رہی، وہ بھی کچھ نہ بولا. پھر ایک دن میں آدھے راستے سے لوٹی. دل نے کہا اب کیا جانا، کل کی طرح وہی چائے، وہی خاموشی، وہی انتظار. مگر قدم خود بخود مڑ گئے. جب دروازے پر پہنچی تو وہ دروازے کے باہر بیٹھا تھا. شاید میرا انتظار کرتے کرتے تھک گیا تھا. مجھے دیکھ کر آہستہ سے مسکرایا. بولا آج دیر ہو گئی. میں نے کچھ نہیں کہا، بس اندر چلی گئی. کام شروع کیا، مگر ہاتھ سست تھے. دل ایک الجھن میں تھا جس کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا. اس دن جب میں جانے لگی تو اس نے آہستہ سے کہا، تم آتی ہو تو لگتا ہے کہ زندہ ہوں، تم چلی جاتی ہو تو گھر پھر قبر بن جاتا ہے. اور اس دن کے بعد میں ہر روز وقت پر اس کے دروازے پر پہنچنے لگی. پچھلے کچھ ہفتوں میں میرا دن 2 حصوں میں بٹ گیا تھا. صبح گھر کے کام، بچوں کی دیکھ بھال، اماں کی دوا، اور دوپہر کے بعد وہ خاموش سنجیدہ سا صحن، وہ ٹھنڈی چائے، وہ نیم مردہ سا پٹھان جو اب مجھے موٹی نہیں کہتا تھا، اب وہ نام سے بھی نہیں بلاتا تھا. بس جب دروازہ کھٹکتا تو وہ جان لیتا تھا کہ میں آ گئی ہوں. وہ آہستہ سے دروازہ کھولتا، ایک طرف ہو جاتا اور میں اندر چپ چاپ کام میں لگ جاتی. پہلے میں صرف صفائی کرتی تھی، اب اس کے کپڑے بھی دھوتی، دوا بھی دیتی، بعض اوقات اس کے کمر پر مالش بھی کرنی پڑتی. اس کا جسم دن بدن گھل رہا تھا. وہ چارپائی پر لیٹتا رہتا، کھانسی کے دورے پڑتے، چہرے پر تھکن رہتی، اور کبھی کبھار وہ مجھ سے کہتا، آج بس بیٹھ جا، بات کر لے. میں بیٹھ جاتی. وہ کچھ پرانی باتیں دہراتا. کبھی لمبی خاموشی چھا جاتی، پھر خود ہی کہتا، تم جاؤ، گھر والوں کو وقت دو. میں جاتی تو دل ہلکا نہیں ہوتا، بوجھ سا رہتا، جیسے کوئی وعدہ ادھورا چھوڑائی ہوں. ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا، تمہارا کوئی ہے؟ ماں، بہن، بیوی، بچے؟ اس نے سر ہلایا، بس اتنا کہا. نہیں. کہانی پوری نہیں سنائی، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا کہ وہ سب چھوڑ گئے.
या वो खुद छोड़ आया। कुछ रिश्ते बस धंध की तरह मादी में रह जाते हैं, जिनका कोई सिरा नहीं मिलता। फिर एक दिन वो मुझसे बोला, अगर मैं न रहा तो तुम मेरे कमरे को साफ रखा करोगी। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने कहा, कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, खत हैं, कागजात हैं, इन्हें संभाल कर रखना। मैंने सिर झुकाकर कहा, ठीक है। इस दिन उसने मुझे एक फाइल दी। अंदर कागजात थे, जायदाद के, मकान के, बैंक अकाउंट के, और सबके आखिर में एक सफ़ा था जिस पर लिखा था कि मेरी वफात के बाद ये मकान, बैंक बैलेंस और जाती सामान फुला लड़की यानी मेरा नाम को दिया जाए। मेरे हाथ कांप गए। मैंने उसे देखा। वो खामोशी से मेरी आंखों में देख रहा था। मैंने कहा, ये सब क्यों? उसने कहा, क्योंकि तुमने मुझे इंसान समझा जब मैं खुद को भूल चुका था। इस दिन मैं देर तक उसके पास बैठी रही। जब मैं जाने लगी तो पहली बार उसने आहिस्ता से कहा, अपना ख्याल रखना। ये 3 लफ्ज शायद उसने पहली बार किसी औरत से कहे थे, और मैं शायद पहली बार उस घर से जाते हुए हल्की महसूस कर रही थी। इस दिन के बाद वो पहले से ज्यादा खामोश हो गया था। न वो पुरानी कहानियां दोहराता, न मेरी किसी बात पर हंसता, बस छत को घूरता रहता या तकिए के नीचे कुछ ढूंढता रहता। कभी कभी महसूस होता जैसे वो खुद को किसी अंदरूनी हिसाब में तोल रहा हो, जैसे कोई वक्त खत्म होने से पहले सब गनने की कोशिश कर रहा हो। मैं आती, चाय बनाती, दवा देती, कपड़े धोती और फिर उसके पास बैठ जाती। अब वो ज्यादा वक्त मेरी तरफ देखे बगैर बात करता। कभी कभी यूं लगता जैसे वो मुझे भूल रहा है। एक दिन जब मैं उसके पांव दबा रही थी, उसने अचानक कहा, मुझे कब्रिस्तान डर नहीं देता। मुझे सिर्फ ये डर है कि मेरे मरने के बाद किसी को परवाह भी होगी या नहीं। मैंने आहिस्ता से कहा, होगी। उसने कहा, तुम्हें होगी? मैंने कहा, हाँ। उसने मेरी तरफ देखा, बहुत देर तक देखा, फिर आंखें बंद कर लें। इस दिन वापसी पर दिल बहुत भारी था। उम्मा ने पूछा, खैरियत है? मैंने कहा, हाँ सब खैर है, मगर दिल में अजीब सा खला था, जैसे कुछ छनने वाला है, जैसे कुछ छूट जाएगा। अगले दिन जब पहुंची तो दरवाजा बंद था। पहले दस्तक दी, फिर आवाज दी, कोई जवाब न आया। दिल धड़कने लगा। दरवाजा थोड़ा सा धकेला, खुल गया। अंदर दाखिल हुई तो हर चीज वैसी ही थी जैसी रोज हुआ करती थी, बस वो चारपाई खाली थी। मैंने अंदर झांका। कमरे का पर्दा हल रहा था। फिर मुझे वो नजर आया, जमीन पर बैठा, दीवार से टेक लगाए, आंखें बंद, हाथ में कुरान का छोटा सा नुस्खा था। मैं आगे बढ़ी, आवाज दी, कुंधे को हिलाया। जिस्म गर्म था, सांस आ रही थी, मगर बहुत हल्की। मैंने उसका सर गोद में रखा, पानी के छंटे दिए, आंखें आहिस्ता से खुलें। कमजोर मुस्कुराहट भरी, बोला, बस आखिरी दिन है शायद। मैं रोई नहीं, मैं सिर्फ उसका हाथ पकड़कर बैठी रही, जैसे कोई बच्चा माँ का दामन थामे बैठता है। वो देर तक मेरी तरफ देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम आई थी। ये जानकर दिल हल्का हो गया। मैं उसके पहलू में बैठी रही जब तक कि सांस की आखिरी डोर भी खामोश न हो गई। फिर सब कुछ खामोश हो गया, सहन, कमरा, दीवारें, सब। और मैं पहली बार समझी कि कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं बनते, बस वक्त, करब्त, खामोशी और थोड़ा सा दर्द काफी होता है। वो चला गया, मगर एक खाली चारपाई, एक झुर्रियों भरा चेहरा और वो जायदाद के कागजात मेरे पास रह गए। मेरे हिस्से में अब तन्हाई थी। कुछ दिन तक मैं रोज उसके सहन में जाकर बैठती रही। न कुछ समीटा, न कुछ बदला, बस हर चीज को वहीं रहने दिया जैसे वो अभी कमरे से निकलकर कहने वाला हो, मोटी चाय बना दो। मगर अब कोई आवाज नहीं आती थी। उसकी चारपाई वैसे ही बिछी रही, तकिया वैसे ही रखा रहा, किचन की खिड़की से वैसी ही धूप अंदर आती रही। कुछ भी नहीं बदला। पड़ोस की औरतें आए, अफसोस किया। एक आध ने सरगोशी की कि ये सब कैसे हुआ, मगर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। वो मेरे और उसके बीच की बात थी, और शायद हमेशा रहेगी। 2 दिन बाद, एक खामोश शाम को, मैंने वो फाइल दोबारा निकाली। जां बख्श कागज, इसका सादा दस्तखत और मेरी किस्मत का फैसला। मकान मेरे नाम था, जमीन मेरे नाम, थोड़ा सा पैसा बैनक में, सब मेरे लिए था। मैंने उम्मा को बताया। उन्होंने एक लम्हा मेरी आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी है, संभाल के रखना। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उस मकान को साफ करना शुरू किया। उसके कपड़े तह करके रखे, 2 पुराने संदूक खोले जिनमें तस्वीरें थीं, एक औरत की, एक बच्चे की, शायद उसका माजी था। कमरे को रंग करवाया, दर व दीवार को धविया, मगर उसकी खुशबू अब भी हर कोने में मौजूद थी। मैंने सोचा, यहाँ किसी को रखा जाए, किराया पर दे दिया जाए, मगर दिल ने कहा, नहीं। मैं वहीं रहने लगी। अपने घर से कुछ कपड़े, कुछ किताबें, कुछ बर्तन लाकर रखा। उमा कभी कभार आ जाते, बहन भाई खेलने आते, मगर मेरा दिल उसी सहन में बस गया था जहाँ खामोशी ने मुझे पहचाना था। शाम को बैठकर मैं उसकी बातें याद करती, वो खांसी, वो पुरानी शरारतें, और आखिर में वो सादगी जो सिर्फ आखिरी दिनों में उसके चेहरे पर अभरी थी। कभी कभी दिल चाहता, काश वो एक दिन और जी लेता। मैं उसे बता पाती कि मैंने उसे मुआफ किया, कि उसकी दी हुई तन्हाई को मैंने अपना घर मान लिया है। मगर कुछ लोग सिर्फ एक लम्हे के लिए आते हैं, कुछ सिखाने, कुछ जगाने, कुछ तोड़ने और कुछ जोड़ने के लिए। वो गया, मगर मुझे मुकम्मल कर गया। वक्त गुजरता रहा, मगर हर सुबह लगता
जैसे वो अभी भी अंदर कहीं सांस ले रहा हो। दरवाजा खटकता, दिल धड़क जाता। रात को जब सब कुछ खामोश होता तो लगता जैसे कोई सहन में हक्का जला रहा हो। एक दिन मैंने पुरानी अलमारी खोली। अंदर एक छोटा सा डब्बा था, जंग आलूद ताला लगा हुआ, जैसे बरसों से किसी ने खोला ही ना हो। ताले की चाबी पास ही पड़ी थी। मैंने खोला तो अंदर चंद चीजें थीं। खतों में उर्दू, पश्तो और कभी कभार टूटी फूटी अंग्रेजी भी थी। एक खत उसके बेटे के नाम था, जो शायद कभी पोस्ट ही ना हुआ। इसमें लिखा था, बेटे मैं ठीक नहीं हूँ, शायद अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, तुम्हें बहुत याद करता हूँ, पर शर्मिंदगी ने कभी हिम्मत न दी कि सामने आऊं। अगर कभी ये खत तुझे मिले तो जान लेना कि मैंने तुम्हें हर दिन याद किया। मैंने वो खत दोबारा तह किया, परस में रखा और डब्बा वैसे ही बंद कर दिया। उसके अंदर एक ऐसा बाप छिपा था जिसने कभी माफी मांगने की हिम्मत न की, एक ऐसा मर्द जो उम्र भर मजाक में छिपा रहा और आखिरी दिनों में बस खामोशी में बोलता रहा। मैंने उसकी कब्र पर जाना शुरू किया। हर हफ्ते ताजा फूल ले जाती, दाह पढ़ती और कभी कभी दिल ही दिल में उससे बातें करती, जैसे वो सुन रहा हो। एक दिन कब्र के पास बैठी थी कि एक नौजवान लड़का आया, दरमियानी उम्र, सादा सा लिबास, हाथ में कुरान। मैंने पूछा, किसके लिए आए हो? उसने कहा, अपने वालिद की कब्र पर आया हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा और दिल जैसे रक सा गया। वही नाक, वही अबरू, वही नजरों की गहराई। मैंने आहिस्ता से पूछा, नाम किया है तुम्हारा? उसने कहा, शायान खां। मैंने सब कुछ समझ लिया। खामोशी से कब्र की मिट्टी पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, तुम्हारे बाबा अच्छे थे। वो कुछ लम्हे चुप रहा, फिर बोला, उन्होंने मुझसे राब्ता करने की कोशिश की थी। एक खत भेजा था जो बहुत देर से मिला। जब पहुंचा तो वो जा चुके थे। मैंने वो खत प्रेस से निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। वो खामोशी से बैठ गया। आंखों से आंसू बहते रहे और मैंने पहली बार उसके चेहरे पर पठान की झलक देखी, जैसे वही शख्स दोबारा लौट आया हो, मगर इस बार थोड़ा कम बीजार, थोड़ा ज्यादा खामोश हो। शाम ढल रही थी। हम दोनों कब्र के पास बैठे थे, दो अजनबी जिन्हें एक मरे हुए शख्स ने आपस में जोड़ दिया था। शायान के आने के बाद कुछ बदलने लगा। वो हर हफ्ते आता, कभी कब्र पर फूल रखता, कभी सहन में बैठकर बस खामोशी से इधर उधर देखता। पहले पहल हम दोनों ज्यादा बात नहीं करते थे। एक दिन वो कमरे में बैठा था, मैं चाय लेकर आई। इसने शुक्र के बगैर पी, जैसे जायके से कोई सरोकार ना हो। मैंने पूछा, तुम वापिस कब जा रहे हो? बोला, पता नहीं, यहाँ रहकर दिल कुछ भरा सा लगता है, जैसे बहुत उर्से बाद अपनी चीजों को छो रहा हूँ। उस दिन मैंने पहली बार उसके साथ पठान की तस्वीरें खोली। वो देर तक देखता रहा, फिर एक तस्वीर पर अंगली रखते हुए बोला, ये मेरी अम्मी है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज भारी हो गई थी। अम्मी को छोड़कर गए थे वो। हमें बहुत बुरा लगा, मगर अब यहाँ आकर कुछ समझ आने लगा है। शायद वो हार गए थे, खुद से, रिश्तों से, दुनिया से। मैंने सिर हिलाया। शायान ने वही संदूक खोला जिसे मैंने कभी हाथ न लगाया था। इसमें पठान की कुछ वर्दियां थीं, पुरानी खुशबू, कुछ सिक्के और एक छोटा सा लकड़ी का तोता। शायान ने कहा, बचपन में मुझे यही दिया था जब आखिरी बार मिले थे। मैंने संभाल कर रख लिया। हम अक्सर सहन में बैठते, मैं अपने दिन की बातें सुनाती, वो खामोश सुनता, कभी हल्की सी मुस्कुराहट देता। अब वो सहन सिर्फ मेरा नहीं रहा था, अब वो किसी और का घर महसूस होने लगा था। एक दिन शाम को उसने मुझसे कहा, तुमने ये सब क्यों किया? इसके लिए? मैंने कहा, शायद इसलिए कि उसने आखिर में इंसान बनना सीखा था और मैंने उसके अंदर का दुख समझा था। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से कहा, तुमने मेरी तरफ से भी उससे मोहब्बत की जब मैं नाराज था, दौर था, छिपा हुआ था। वो जमला मेरे दिल में कहीं जाकर ठहर गया। इस रात मैंने सोचा, अगर पठान जिंदा होता तो ये लम्हा देखकर शायद थोड़ा सा मुस्कुरा देता। वो नहीं था, लेकिन उसके जाने के बाद वो जो खला छोड़ गया था, वो खला अब आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगा था। शायान रोज नहीं आता, मगर जब आता है तो पूरा घर जैसे थोड़ा सा रोशन हो जाता है। एक दिन की बात है, मैं सहन में बैठी थी। शायान आया, हमेशा की तरह आहिस्ता कदमों से, जैसे इस घर में दाखिल होते हुए भी उसे डर लगता हो कि कोई याद जाग न जाए। उसके हाथ में कुछ फूल थे, कब्र के लिए नहीं, आज मेरे लिए। उसने सामने बैठकर खामोशी से मुझे देखा, कुछ देर तक कुछ न बोला, फिर आहिस्ता से कहा, अब उन्हें तुम्हें सब कुछ दे दिया, पर एक चीज अधूरी छोड़ गए। मैंने पूछा, क्या? कहने लगा, तुम्हारी अपनी जिंदगी, तुमने उसकी तन्हाई संभाली, उसकी आखिरी सांसें संभालें, पर अपना क्या? मैं चुप रही, मगर दिल के अंदर एक लहर सी उठी। फिर उसने वो बात कह दी जो मैं कभी सुनना नहीं चाहती थी और शायद दिल के किसी कोने में हमेशा सुनना चाहती थी। अगर तुम कहो तो मैं चाहता हूँ ये जिंदगी हम दोनों संभाल लें, तुम्हारा सहन मेरी तन्हाई, तुम्हारा सुकून मेरी तलाफी। मुझे लगा जैसे वक्त रख गया हो, जैसे पठान की वो आखिरी निगाह, वो आखिरी मुस्कुराहट कहीं ऊपर से हमें देख रही हो, दुआ की सूरत। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका लें, और उसने वो खामोशी पढ़ ली। कुछ महीने बाद इसी सहन में चंद लोग जमा थे। उम्मा खुश थीं, मोहल्ले की औरतें हल्की हंसी में मसरूफ, और मैं उस चारपाई के पास खड़ी जहां पठान आखिरी बार लेटा था।
शायान ने मेरा हाथ थामा, निकाह हुआ, ढोल बजा, औरतों ने मुबारकबाद दी। अब वो मकान हमारा घर था। वो सहन जिसमें एक वक्त में तन्हाई की गूंज थी, अब बच्चों की हंसी से भर गया था। शायान कभी कभी कहता, अबू अगर होते तो शायद हम दोनों को यूं एक साथ देखकर हैरान होते, और मैं मुस्कुराकर कहती, नहीं, वो सब जानते थे, बस भूले नहीं, शायद जानबूझकर छिपा लिया। वो मुस्कुराकर मेरे गले लग गया।